अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद की छुट्टियां अच्छी गुजर रही होंगी, अच्छी खैर बहरहाल गुजर रही होंगी। इस तरीके से घर वाले सब साथ हैं, जिन लोग को चाहते हैं वो आपके साथ हैं। लेकिन एक तरफ गाज़ा की ट्रेजेडी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अपने मसले मसाइल हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे जहन से जाती नहीं, ईद हो या कुछ भी हो। आज हमने अपने एक पुराने दोस्त को दावत दी है जिनका नाम है सैयद तलत हुसैन। वी केम इनटू जर्नलिज्म, ये मेरे बाद आए थे, काफ़ी बहुत छोटे हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम तलत। अच्छा कि आपने कॉम्प्लीमेंट से शुरू किया आप लोग, वरना मैं तो डर रहा था आपने कहना कि मेरे से पहले से ही शुरू किया, तो मैं तो फारिग था। बिल्कुल नहीं, मैं तो फारिग हूँ मतलब। अच्छा तो तलत, मैंने कहा थोड़ी सी गप मारते हैं इस पे कि हमने देखा है पिछले तीन दहाई तो यकीनी तौर पे, आपने 2.5 देखी, 3 मैंने देखी बड़ी करीब से। हम कहाँ खड़े हैं आके आज थोड़ा सा करते हैं, स्टॉक टेकिंग करते हैं हम, सियासतदानों की करते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट की करते हैं, मीडिया की करते हैं, हम जुडिशरी की करते हैं। शुरू करें जी, क्यों आए इधर हम? देखें, एक बड़ा दिलचस्प है मेरे लिए यहाँ पे आपके स्टूडियो में आना। एक मेमोरी लेन के अंदर एक वॉक थी, इसके बिल्कुल बराबर में एक बिल्डिंग थी जहाँ पर एक मरतबा 1990 में अखबार निकालने की कोशिश की गई थी जिसका नाम था द इंडिपेंडेंट। मुस्लिम से जब हम निकले अखबार में से तो इंडिपेंडेंट शुरू हुआ। वो फ्रंटियर पोस्ट के ओनर्स का अखबार था और उसमें हमने कुछ 6 महीने डमी फेज में काम किया। यानी व्यूज़ के लिए डमी फेज वो होती है जिसके अंदर अखबार तो छप रहा होता है लेकिन सिर्फ अपने इन हाउस ही डिस्ट्रीब्यूट होता है और लोगों के पास नहीं जाता। तो अखबार कभी नसीब निकला नहीं। इनफैक्ट द न्यूज़ ने उस तमाम अखबार का जो लेआउट है वो खरीद लिया मीर शकील रहमान ने। तो पहली मरतब सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में कोई डिजिटाइज पेपर अगर निकला तो वो द न्यूज़ है, लेकिन उसका जो लेआउट है वो इंडिपेंडेंट का है। अब मैं क्यों आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, क्योंकि वो अखबार निकला इस वजह से नहीं कि गुलाम इसाक खान ने हुकूमत फारिग कर दी बेनज़ीर भुट्टो साहब की, और जो फ्रंटियर पोस्ट वाले थे वो ज़रा इंक्लाइन थे टुवर्ड्स बेनज़ीर भुट्टो साहब। पोलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई और हमारा अच्छा भला चलता हुआ अखबार जिसके अंदर हमने नौकरी की, उस वक्त हमारी तनख्वाह जो थी मुझे मिली थी 4,500 रुपया इंडिपेंडेंट में। 2,500 मुस्लिम में थी और 4,500 रुपया, तो मतलब बड़ा जंप था, डबल हो गई थी तनख्वाह। तो उसके बाद हमें समझ नहीं आई कि हम 6 महीने क्या करें। तो मैंने इस वजह से एनेक्डोट आपको कोट किया है कि ये 1990 से जब से हम ये किस्सा देख रहे हैं यही है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। पहले सिर्फ हम जैसे लोगों की नौकरियों के बारे में कुछ सवालिया निशान आता था, अब तो मुल्क की मईशत के ऊपर सवालिया निशान है। तो हम कहाँ पे खड़े हैं? हम खड़े नहीं हैं। मुझे लगता है कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ फ्लक्स में है। तो जो हमने 30 साल में कार्य किया इस मुल्क के साथ, वो सारा नसीब इकट्ठा होकर ना वो हमारे सामने आके खड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि अब मार्जिन फॉर एरर हमारे पास जीरो रह गया। तो यहाँ पे हम खड़े हैं जी, मेरा तो ये जवाब है। अच्छा तो देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है ना। एक तो तलत ये मुझे बताएं कि मुझे लगता है कि एज एन एनालिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट, आज से 15, 20, 25 साल पहले व्हेन यू मस्ट हैव स्टार्टेड, एनालिसिस हो सकता था और ठीक ठाक होता था एनालिसिस। अब तो पोलराइजेशन है, अब तो बाइसेस है। ये मुझे लगता है अगर आप देखें कि कोई बीमारी की जड़ है, पावर तो आए उस पे तो आ जाएंगे, लेकिन जो सोच का एक बहुत बड़ा पुख्ता, ये तो बड़ा अलमिया है मीडिया से। इसका मतलब हम शुरू करें मीडिया के बाद की। तो देखिए, जब आपने और हमने शुरू किया था उस वक्त आप लोगों ने, जिस तरह मुशाहिद हुसैन साहब थे, उसके बाद मलिया लोधी, फिर जाहिद हुसैन, फिर अहमद रशीद, आप खुद उसके अंदर मौजूद थी। आप लोगों ने एक जॉनरा निकाला था जिसको कहते हैं न्यूज एनालिसिस। ठीक, यानी खबर जो है ऊपर छपती होती थी और अखबार के निचले हिस्से के अंदर आता होता था कि न्यूज एनालिसिस। नसीम जरा भी न्यूज एनालिसिस कर रही है, मलिया लोधी भी। एनालिसिस की गुंजाइश थी। एनालिसिस के अंदर आप हकायक बयान करते हैं और इन्फॉर्म पर्सपेक्टिव देते हैं। आपने जिस पोलराइजेशन का जिक्र किया ना, ये पोलराइजेशन नहीं है, ये एक जिसको वो साइंटिस्ट कहते हैं एंट्रोफी, यानी एक ऐसा अमल है जिसके जरिए आपका वाइटल ऑर्गन्स जो है ना वो फेल हो रहे हैं और कुछ आपको पता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। आजकल अगर आप तज्जियाती तौर पर भी कोई पोजीशन ले लें, जरा आपने पोजीशंस ली होगी, एडिटोरियल पोजीशंस ली होगी, कूस पे पोजीशन ली होगी, बेनजीर पे पोजीशन ली होगी, डिस्मिसल पे पोजीशन ली होगी, गुलाम इसाक खान पे पोजीशन ली होगी, पोजीशंस ली ना, लेकिन उसके साथ आपने सपोर्टिव आर्गूमेंट किया। आज नसीम उसकी गुंजाइश होगी है खत्म। आप और हमारे जैसे जो लोग हैं जो कहते हैं तज्जियाती तौर पर आप हमसे डिसएग्री करें ना, हम सब्सटेंस लेके आते हैं,
हमारे लिए ज़मीन हो गई है श्रिंक। हो क्या रहा है, पहले ज़माने में आप और मैं जब बाहर निकलते थे लोग कहते थे जी कि मतलब क्या हो रहा है जी, बताएं नहीं नसीम साहबा, तो आप उनको बताते होंगे 5-7 मिनट। आजकल जो मुझे फीलिंग आती है वो क्या है जी, थोड़ा सा बताएं ना जी क्या हो रहा है, तो जब मैं मुंह ही खोलने लगता हूँ वो कहते हैं मैं बताता हूँ आपको क्या हो रहा है। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर एन ऑडियंस, हर कोई तजिया निगार है, हर किसी ने यूनिवर्स को फिगर आउट कर लिया, फैट की गुंजाइश मौजूद नहीं है, बहस की गुंजाइश नहीं है। इसमें पोलराइजेशन को आप फाइट ऑफ नहीं कर सकते। और ऊपर से फिर सोशल मीडिया / मेन स्ट्रीम मीडिया ने मिलकर एक तूफान बदतमीजी बचाया हुआ है। तो उसमें तो मेरे ख्याल में ये नकारा के अंदर ना, खुदा के अंदर जो ये तूती की आवाज, ये आपकी आवाज ऊपर आ ही नहीं सकती। लेकिन हमें तो जो काम सिखाया गया हमने वही करना है। तो पोलराइजेशन विल एग्जिस्ट, क्योंकि उसको आप एनालिटिकली वार्ड ऑफ नहीं कर सकते, गुंजाइश ही नहीं है। या आप इमरान के साथ हैं, या आप इमरान के खिलाफ हैं, या आप फौज के साथ हैं, या आप फौज के खिलाफ हैं, या आप नवाज के साथ हैं, या आप नवाज के खिलाफ। मिडिल ग्राउंड है ही नहीं। हाँ। नहीं तो मिडिल ग्राउंड नहीं, तो बात ये कि फिर बात आगे बढ़ेगी कैसे? एक जेन्युइन कंसर्न है ना, क्योंकि आपने जो आपकी सोच है उस पर मबनी होती है, हर चीज पर चलते हैं। इस वक्त तो जिस तरह की सोच है उसके तो आगे झगड़ा है। हमारे और आप के हमारे जहनों के अंदर एक जोम होता था नसीम के, हम लोगों को बताएंगे और लोग समझ जाएंगे। हमें इतनी थपेड़े लगे हैं ना पिछले सालों में, आपने देखा होगा, हम नहीं समझा सकते जी। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए एतराफ़ कर रहा हूँ जी कि मैं नहीं समझा सकता। लोग कहेंगे फिर आप बातें क्यों करते रहते हैं? मैं बातें इस वजह से करता रहता हूँ, तजिया इस वजह से करता रहता हूँ कि सिर्फ इस वजह से कि लोग समझ नहीं रहे डजंट मीन कि आपको यू शुड स्टॉप सेइंग द राइट थिंग। हम तो कहते हैं लेकिन लोग समझ नहीं सकते। एक तो मैंने बताया एवरीबॉडी इज हुक्ड ऑन टू दिस स्मार्टफोन। स्मार्ट, अगर मशीन स्मार्ट हो जाए ना जी आपसे, इसका मतलब है कि आप तो इंतहाई उल्लू के डैश हैं, यानी कि मशीन आप पर हावी है, मशीन स्मार्ट है और आप मशीन के ताबे आ गए, मशीन के ताबे आप आ गए। दूसरा, किसी ने सांस लेने की गुंजाइश देनी नहीं है, आई बॉल्स का खेल है। जज भी उसी के ऊपर फैसला करता है, वी लॉगर भी उसी के ऊपर फैसला करता है, एस्टैब्लिशमेंट भी टिकर को अब नहीं देखती, वो देखती है कि ट्वीट किस किस्म के हो रहे हैं, वी लॉग्स किस किस्म के हो रहे हैं, और उसी पर रिएक्ट। एग्जैक्टली। तो जो हम लोगों को समझा नहीं सकते। देखें, कभी तजिया समझाया करता था, हिदायत समझाया करती थी, हालात समझाया करते थे। नसीम, मैंने तो इन हालात में देखा है कि ना तजिया, ना हिदायत, ना हालात। तो मैं आपको बता क्या रहा हूं कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मेरी प्रोफेशनल जिंदगी के अंदर ये मामला सुधार की तरफ जाएंगे। ये ईद वाला टॉपिक आपको लगता नहीं है, लेकिन आपको हकीकत में बता रहा हूं। आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि देखिए, आप रोजाना बैठ के जो अकल की बात करते हैं, अच्छा किसको नहीं पता था, मसलन अभी मौजूदा मिसाल ले लेते हैं कि इंतखाबात में आपने 2 नंबरियां नहीं करनी, पता था ना? ठीक। आपने अपना जो है वो मैट्रिक्स ही चेंज नहीं किया, वही मैट्रिक्स रखा हुआ। पीडीएम को कहा यार पीडीएम 1 करके पीडीएम 2 ना करना, पीडीएम 2 भी कर। इमरान खान को कह रहे हैं कि यार लड़ाई करके 9 में ही ना करना, वो कहता मैंने 9 में ही करना है। सो आप मुझे बताएं ना कहां पे गुंजाइश है फिर सुधार की? देयर इज नो स्पेस अवेलेबल। सो प्रीटी मच इट्स chaos, इट्स एंट्रोफी, यानी निजाम जो है वो तहलील होने की तरफ आमादा है। उसमें से कुछ नई चीज निकलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये अनवायबल है जी, ये चल नहीं सकता इस तरह। तो हम कह रहे हैं जो इस वक्त सेटअप है वो किधर जा रहा है? The setup has been set up actually. हाँ, it has been set up. Yeah, of course. I think primarily why it's a setup. So the Shehbaz Sharif setup और नवाज शरीफ setup has been set up. देखें, इसके अंदर की inherent problem है और लोगों को पसंद नहीं आती ये बातें, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप सिस्टम को पहले आपने क्राफ्ट करने की कोशिश की, हम इस तरीके से क्राफ्ट करके ले जाए। अमेरिकी कंसेंसस क्राफ्ट करते हैं, हम सिस्टम क्राफ्ट करते हैं। फिर उसके बाद अब आपने ग्राफ्टिंग शुरू कर दी, अब आपने सिस्टम के ऊपर जो है ना अपने बंदे भी लादने शुरू कर दिए। और हम आपसे ये दरख्वास्त कर रहे हैं और आपको बताया है कि ये दुनिया भर का विजडम जो है वो आपको बता रहा है कि ये नहीं चलने का, इट डजंट वर्क, एक्सपेरिमेंट्स डोंट वर्क। जब विकेट खराब खेल रही होती है ना तो आप रिवर्स स्वीप पे नहीं खेलने लग जाते। वो बैट्समैन को कोच बताता है कि भाई सीधी क्रिकेट खेल। अगर आपके पास जो रेफरी एम्पायर आपका हो तो फिर आप रिवर्स स्वीप पे तो खेलते हैं, फिर आप समझते हैं रिवर्स हो या जो भी हो हम जीत। लेकिन एम्पायर नहीं है ना, ये तो मैं बता रहा हूँ। तो एम्पायर ने तो खुद खेलना शुरू कर दिया। SIFC क्या है? SIFC के अंदर एम्पायर बैठ के खुद खेल रहे हैं ना। आर्मी चीफ जो है, अगर वो अब उसका हिस्सा है, अगर IMF की नेगोशिएशंस भी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए होनी है, और ये आज की थोड़ी हो रही है, इमरान खान के दौर में कौन सा होता था। लेकिन हम इमरान खान के दौर को कोट करके मौजूदा हालात को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक तो इस मुल्क के अंदर अपने ही बेहुदा एक्सपेरिमेंट्स को दोहराने की इतनी गुंजाइश है कि अच्छाई हो ही नहीं सकती।
सो ये सिस्टम जिस आपने बताया, इसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, द सेम मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट दैट इमरान खान है, जिसने आउटसोर्स किया हुआ था और वन पेज बना रहे थे। हम कहते हैं वन पेज नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन का पेज होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के पेज के मुताबिक। तो मुझे तो लगता है जी कि ये बड़ा मिरेकल होगा। आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ दिस कंटिन्यूज। दिस एक्सपेरिमेंट चल नहीं सकता ना नसीम, और सीधे निजाम नहीं चल रहे लोका कोलो, यानी जो 200 साल की जमहूरियत है ट्रंप वाली, उनको वक्फा पड़ा हुआ है, तो आपने एक नया निजाम बना के आप उसको चला लेंगे। फिर जब आप अच्छा इसकी देखते सोर्सेज ऑफ थ्रेट क्या है, लेट्स लुक एट दैट। सोर्सेज ऑफ थ्रेट ये है कि एक्सपेरिमेंट है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ थ्रेट तो ये है कि एक्सपेरिमेंट है। आप एक्सपेरिमेंट को, अच्छा आपने क्या एक्सपेरिमेंट को ही चलाना है, फिर आपने थाईलैंड का मॉडल लेके जाना है, फिर आपने क्या करना है, मतलब ये कि 6 years डाउन द लाइन, अस्यूमिंग के ये जो है आर्मी चीफ जो है वो एक्सटेंशन ले लेंगे, सो लाइक 4 years डाउन द लाइन, 2 साल तो उनके कंप्लीट हो गए, 4 years डाउन द लाइन क्या होगा, जब ये रिटायर होंगे तो क्या होगा? बट आई वुड रियली वांट टू नो। नहीं तो लेकिन लोग कोई कहां सोचते हैं तल्ला 4 साल, लोग कहते 4 दिन देखो, नहीं जी, जेडे फिर कहते हैं 4 दिन देखो, तो फिर 4 दिन देखो, तो फिर 4 दिन देखते रहो, तो 4 दिन ने तो गुजर जाना है ना जी। हम और आप जो है इस पोजीशन में नहीं है कि इंडोर्स करें ऐसे तजर्बात को जिनकी शेल्फ लाइफ इज टेन्योर्ड। नहीं इंडोर्समेंट की तो बात ही नहीं है ना। आई मीन वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ हम नहीं कर रहे ना, तो हम तजिया कर रहे हैं। तो मेरी हम्बल ओपिनियन में फंडामेंटल फ्लॉ आपने पूछा ना, चैलेंज के चैलेंज एक एक्सपेरिमेंट है और ये चलने का नहीं है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, इमरान खान को मैं 2014 से देख रहा हूं और आई एम हिज नोन इन्फॉर्म्ड क्रिटिक। मैं वो नहीं हूं कि इमरान खान ने कौन से हमारी भैंसें जो खोल के ले गया कि हमारे को जाती अनाज तो उसके साथ नहीं है, लेकिन 2014 से देख रहे। 2014 में क्या हुआ? 2014 में हुआ था धरना। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ आवर टेक ऑन इमरान खान। वी वर सेइंग कि यार ये धरने वाला पाथ ना लें आप ना, लेजिटिमेट तरीके से। तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। अब इमरान खान, उसके बाद जो हुआ 9 में हुआ, अब इमरान खान की मिसाल आप ले लें, क्या करना है आपने इमरान खान के साथ? यू वांट टू कीप हिम इन जेल? हाउ लॉन्ग? You want to get him out? Get him out really? And then what would he do? You want to send him to exile? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां पर तो वो जो है ना वो अपनी रियासत इमरानिया जो है एग्जाइल में डिक्लेयर कर देंगे, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आई डोंट थिंक ही इज इवन गोइंग फॉर दैट एग्जाइल। लेकिन उसको भेज भी को नहीं रहा, उसको भेज भी को नहीं जाएगा भी नहीं, भेज भी नहीं, भेज भी को नहीं रहा। जब को भेज नहीं रहा तो उसने जाना क्या? बट द पॉइंट रियली, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो हंसी खुशी जाएगा एग्जाइल में हुकूमत बनाने के लिए, वो भागने के लिए नहीं जाएगा, वो एग्जाम में हुकूमत बनाने के लिए जाएगा। इस वजह से उसको किसी ने भेजना नहीं है। सो हियर इट इज, द अल्टीमेट क्वेश्चन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड द सिस्टम इज, व्हाट इज योर सोल्यूशन फॉर इमरान खान? व्हाट डू यू डू विद हिम? अच्छा देखो, अभी मई 9 की भी बात करते हैं। वो कहते अच्छा, बहुत से लोग, बिलावल ने नहीं कह दिया असेंबली में कि जी मई 9 पे आप करें, इंक्वायरी करवाएं, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। देखो मई 9 का देर आर 2 sides टू May 9th। एक है कि जी गए थे, वो देखें उसके भांजे की अंदर तस्वीर है, वो क्या कर रहा है लेके यूनिफॉर्म के साथ, ये कर रहा है, वो करे, पतलून उठाई हुई है और कह रहा है कि 40 इंच की कमर है, पता नहीं क्या है। फिर दूसरी साइड ये है कि जी पूरे लोग पहुंच गए वहां से, उधर से लेके लिबर्टी से, अच्छा जी वो पीस, इन द नेम ऑफ पीस, किसी ने कुछ छुआ नहीं, वो अंदर चले गए। मेरा कहने का मतलब कि एवरीथिंग इज कंट्रोवर्शियल इन दिस कंट्री, एवरीथिंग। हतमी, हाँ 9 मई की एक चीज कंट्रोवर्शियल नहीं है, और मैं उससे आगाज करना चाहूंगा। बताओ। जो क्राइम कमिट हुआ है, जो डॉक्यूमेंटेड है, जिनके चेहरे हैं, जो मौजूद हैं, वो तो है बिल्कुल उस पे एक नंबर पहले इसके ऊपर आ जाए। उनको सजा क्यों? जिन लोगों ने इंसाइट किया, जिनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि फलां जगह पे पहुंचो, फोरेंसिक्स करके देखो, वो क्राइम कमिटेड है ना, वो भी है। तो हम इसको तहकीक से इसको ना जोड़ें। हमारा मानना ये है कि अगर क्राइम कमिट हुआ है, आप निकले ना यहाँ से, मुझे पता है आप एक डैडी खातून है और लेकिन लॉ अबाइडिंग भी है, लेकिन डैडी खातून है, आप हाईवे के ऊपर अगर आपका हो जाए चलान, तो 100 नसीम ज़हरा हो, अगर पुलिस वाले ने कह दिया जी कि मैडम ये आप 130 से ऊपर जा रही हैं, तो फिर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा तो चलान रेड लाइट को क्रॉस करने पे होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने क्राइम कमिट किया, मैं अभी इन्वेस्टिगेशन, मोटिवेशन, प्रोवोकेशन, फॉल्स फ्लैग की एलिगेशन उस पर नहीं जा रहा, आपने क्या किया उनका? वही तो मैं पूछ, क्या किया आपने, रियासत ने क्या किया? वही तो, ये तो सबसे बड़ी 51 केसेस लगाए आपने हमाद अजहर के ऊपर, वो तिक्के भून रहा है वहां पे बैठ के। मैं कहता हूं वो पूरा बकरा भून के खा जाए, गुड फॉर हिम। बट द पॉइंट इज कि रियासत ने उनके खिलाफ 51 केसेस किए थे। रियासत 51 केसेस की करती है, वो 6 महीने गायब रहते हैं, फिर वो पेशावर के अंदर नमूदार होते हैं, और उसके बाद
51 केसेस के अंदर उनको 10 मिनट में 12 सेकंड पर केस के ऊपर उनकी राहदारी बेल होती है, फिर वो तिक्के बना रहा है चीफ मिनिस्टर। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मेरा वीलॉग देखा, मैंने कोट किया, वो कहता है जी बैठा हुआ मैं हुने बकरा थे कटिया तो मैं तिक्के बना रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप तिक्के बना सकते हैं चलान से भाग के? सवाल ही पैदा नहीं होता, आपको रोक लेंगे। सो नंबर 1 जिन्होंने जराइम के उन्होंने क्या किया। दूसरा है आप बिल्कुल जुडिशियल कमीशन बनाए जिसके लार्जर पैरामीटर्स हों, जो इन्वेस्टिगेट करें, और उसके अंदर ये मोटिवेशन क्या है, जो तज्जियात है उनका कर ले। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो रखें, जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के, जब उनके ऊपर केसेस बने, वो डीआई खान के अंदर थे, जो उनके ऊपर डीआई खान से बाहर केसेस बने, वो तो हमाकत है। लेकिन शीरीन मजारी अपने घर में बैठी थी, उन्होंने कहा कि वो हाईवे बंद किया उसने, जिन्होंने यास्मीन राशिद जेल में कह रहे हैं उस दिन वो बाहर उसने अटैक किया। और यास्मीन, आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट टेक एज पर हर स्टेटमेंट्स आर कंसर्न, लेकिन जिन केसेस में उनको फंसाया हुआ है, मैं बिल्कुल उनको जस्टिफाई नहीं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, वो डीआई खान के अंदर थे, आपने उनको मुकदमों में इन्वॉल्व किया, फिर वो अपने 22 बंदों की काबीना लेके कोर कमांडर के घर में गए ना, इफ्तारी पे गए, फिर हमें बताया कि उनकी दहशतगर्दी के ऊपर हमने ब्रीफिंग की है। आपने सारी जिंदगी जर्नलिज्म को दी है, मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स, कोई 22 बंदियां दी भी बैकग्राउंड ब्रीफिंग होती है काबीना लेके, जब एपेक्स कमेटी बनी हुई है, गवर्नर हाउस मौजूद है, ये कौन से ब्रीफिंग है? आज जो 2-4 दिन पहले क्लैरिफिकेशन आ गई बड़ी क्लियरली सोशल मीडिया पे, देखी कि जी ये सब खबर गलत है, उनको इफ्तारी में बुलाया था और वहां ब्रीफिंग दी। नहीं, मुझे जो कल अस्करी जराए जिनको हम कहते हैं, उन्होंने बताया जी कि इफ्तारी भी थी और उसके बाद हमने दहशतगर्दी भी ब्रीफिंग भी थी, हमने पॉलिसी वाला देना। मैंने कहा काबीना की मीटिंग, काबीना की मीटिंग पॉलिसी, मैंने कहा जी ठीक है, लेकिन फिर आप सवाल देना तो चोरी छुपे करने की लोड़ है। वो जब उसके एक सहाफी ने तज्जियाती तौर पे बता दिया आपको, उस पर लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको थरथरी पड़ी। व्हाई डू यू डू दिस? तो कहने का मकसद ये है कि व्हाई डू यू डू दिस अगेन एंड अगेन। ईद शो है, तलत हुसैन के साथ गपशप हो रही है, बड़ी खरी बात हो रही है। फिर अब किधर जाए? अब आपको फैसला करना है 9 मई की, अब तकरीबन 34 दिनों के बाद 9 मई की पहली एनिवर्सरी, तो आपने क्या करना है? आपने रिकंसाइल करना है, आपने रिकनेक्ट करना है, आपने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना है, या आपने इन जराइम का कला कमा करना है और उन लोगों को करार वाकई सजा देनी है जो वाकईतन मुलव्वस है, जो नजर आ रहा है आपको, जिसकी एविडेंस है, और जिनकी एविडेंस नहीं है और आपने उनको रखा है, उसकी वजाहत फिर आप क्या देंगे? आप मुझे बताएं उनकी वजाहत आप क्या कर देंगे? तो या तो ये आपको तय करना होगा कि या तो आपने देखे ना गुआंटानामो बे उन्होंने बनाया, ठीक, एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं, उसका भी नसीब आपको पता है, आपने इतनी उसके ऊपर तहकीक की हुई है कि उसका भी एक लीगल कवर बनाया उन्होंने, जो बिल्कुल फ्लिम्जी कवर था, किसी ने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन कम से कम कानूनी उसको एक प्रोटेक्शन दी। तो मेरा मानना यह है कि 9 में इतना बड़ा वाकया है, जेन्युइनली आई बिलीव कि बहुत बड़ा वाकया है। मेरे ख्याल में साइफर वाज जेन्युइनली अ बिग इशू। हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि इतने जो मामलात हैं उनके ऊपर आप इस किस्म की सियासत करें। उसके बाद जो साइफर के केस के साथ हो रहा है, मैं उसमें नहीं जाता। हाँ, वो तो दैट्स मेड अ जोक आउट ऑफ एज अ जर्नलिस्ट, एज अ स्टोरी, इट्स अ मैसिव स्टोरी। तो आपने क्या किया 9 मई? ना आपने उनको प्रोसिक्यूट किया है, ना आपने सही तरीके से रिकंसाइल करना है। आपने आधी पार्टी जो है वो चीफ मिनिस्टर के साथ बैठी हुई है, जो बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जा रहे थे वो इमरान खान के साथ जाके मुलाकातें कर रहे हैं। जब आप ब्रीफिंग, अच्छा ये भी बड़ी दिलचस्प बात, जब ये ब्रीफिंग / अफ्तारी न जाने क्या हो रहा था, उसी रोज या उससे एक दिन आगे या पीछे इमरान खान और उनकी अहलिया बता रही थी कि मुझे हार्पिक दिया, और इमरान खान कह रहा है मुझे आर्सेनिक दिया है। यानी जिन लोगों के साथ आप रिकंसाइल कर रहे हैं वो आपको कह रहे हैं कि आप इतने गिरे हुए हैं कि हार्पिक और आर्सेनिक जो है वो तो खैर बाद में बोधी स्टोरी साबित हुई, बट लुक एट द डायकोटमी ऑफ इट। अब ये क्या पॉलिसी है? क्योंकि पॉलिसी नहीं है तलत, और बात यह है कि एनीवे मैं तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आपको रिकंसिलिएशन करनी होगी, क्योंकि इतनी खिचड़ी बना दी है। किसके टर्म्स पे? कोई सेम टर्म्स नहीं, कोई सेम टर्म्स नहीं। बैठा कौन होगा? एवरीबॉडी विल हैव टू। मेरे लिए आप टेबल बनाए ना नसीम ने यहाँ पे, ये ईद वाले दिन टेबल लगाते हैं, टेबल बनाए, उसपे तमीना बैठेगी, हमें खाना, उसके ऊपर आप लिखे रिकंसिलिएशन टेबल। हाँ ठीक है। और मुझे बताएं कि उस एक सीट पे कौन बैठा हुआ है? लेट्स स्टार्ट विद द टेबल। हु वुड सिट ऑन द वेल, हु आर द टू मेन पीपल? अब नाम लेते हैं। अच्छा चले, जनरल आसिम मुनीर बैठे, अच्छा इमरान खान बैठे। रियली?
और कौन बैठेगा? आसिम मुनीर इमरान खान के साथ बैठेगा नहीं, और इमरान खान नहीं, आसिम मुनीर के अगर साथ बैठ जाएगा। देखो ना, सुनो मेरी बात, अगर ये रिकंसिलिएशन की बात करें तो जो आपस में वैसे ही कोएग्जिस्ट करें तो फिर रिकंसिलिएशन की बात तो जिस दिन आसिम मुनीर इमरान खान के साथ बैठेगा उस दिन 9 मई तो हो गया फारग, साइफर तो हो गया नहीं फारग। तो नहीं, लेकिन मैं वैसे हम इंडिकेशन देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बैठना चाहिए। नहीं मैं समझ रही हूं उनको। नहीं, अच्छा एक बात, व्हाट इज ऑफ द टेबल देन? नहीं तलत, एक सेकंड, बात ये है कि बड़े बड़े ब्लंडर्स लोग करते हैं, फिर ब्लंडर्स को हैंडल कैसे करते हैं? अगर आप हैंडल करने में उससे बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं देन यू आर स्क्वेयरिंग इट। अच्छा बैठ गए, ये दोनों बैठ गए? नहीं, दो नहीं, और भी बैठे, और बैठाएंगे। और नवाज शरीफ साहब बैठे हैं। नवाज शरीफ क्यों बैठे जी इमरान खान देना? नहीं, बात ये कि पहले तुसी उन्हें जीतन नहीं देता, लंदन तो ले आके, यानी आप माजरत के साथ नवाज शरीफ का मसला पता क्या है? नवाज शरीफ को यह भी नहीं पता कि वो कौन सी सीटें जीते हैं और कौन सी सीटें हारे हैं। वो दोनों तरफ से मखमसे में है। बिल्कुल। सो उनको ये नहीं पता मैं हारे हैं या नहीं हारे हैं। उनकी टीम पार्टी के अंदर आपको पता है आप लोगों से मिलते होंगे। हाँ। सो नवाज शरीफ क्यों बैठेगा? नवाज शरीफ तो बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा। नहीं तो फिर, नहीं तो यार फिर तो कोई भी नहीं बैठेगा। फिर वो जो अभी ये तीनों लोग जो अपनी पार्टी बना रहे हैं ना, जब उन्होंने कह दिया हम बना रहे हैं। कौन? ये क्या, शाहिद खाकान ने तो कह दिया उस टेबल पे शाहिद खाकान का नहीं, मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ फिर रिकंसिलिएशन को भूल जाओ। अच्छा, नवाज शरीफ भी बैठ गया, नवाज शरीफ बैठ गया, चल नवाज शरीफ को बिठा दो। और किसको बिठाया? आपकी पॉलिटिकल पार्टीज कौन है? नहीं, आप रिकॉर्ड क्या है? अच्छा, टेबल पे जगह महदूद है नसीम, कुर्सियां कम है और वक्त भी महदूद है, तो मुझे आप बताएं कि उसके बाद चौथा बंदा कौन होगा? पीपल्स पार्टी होगी? पीपल्स पार्टी होगी। अच्छा, और 4 बंदे कर दिए, और कोई जज तो नहीं बिठाना बीच में? हमने नहीं बिठाना? मुझे नहीं पता। नहीं बताएं ना, आप बताएं तो सही। अच्छा, अब तुम बनाओ टेबल। अच्छा चले, मैं कहते 4 आपने बिठा दिए, जज शायद का उसको लेने देना है, 4 आपने बिठा दिए। अब मेरा जो अगला सवाल है कि इस टेबल नहीं, इस व्हाट इज ऑफ द टेबल, कि टेबल पे क्या चीज नहीं होनी चाहिए, क्या चीज होने के लिए, स्पेस बनाने के लिए क्या चीज नहीं होनी चाहिए, बताएं ना जरा लिस्ट को। अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ। सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान को 30 साल से तो देखा ना बड़े करीब से, इसमें यानी कि किसी भी पॉइंट पे किसी ना किसी ने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए इस मुल्क में, बड़े बड़े ब्लंडर्स किए। मुल्क टूटा भी है, जलालाबाद ऑपरेशन भी हुआ है, टीटीपी भी हुई है, तालिबान भी हुए हैं, फांसी भी चढ़ी है, उसको भी मारा, इसको भी। तो मुझे लगता है कि क्या अब हम कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बन सकता है जहां के ये ब्लंडर्स कमिट करने का, एंड देन मूविंग ऑन एज इफ इट इज ओके। इज इट पॉसिबल? दैट इज द क्वेश्चन। टेबल ऐसी हमने लगा लिया ना टेबल। हाँ, बंद करो टेबल। नहीं, टेबल नहीं, टेबल ना बंद करो। चलो अब आपने बताना कि टेबल पे इन तमाम काम करने के लिए जो आपने अच्छी अच्छी बातें की हैं, ये करने के लिए क्या चीजें टेबल पर नहीं होनी चाहिए? इज 9th में ऑन द टेबल और नॉट? I think 9th में will. Is it on the table or is it not? It has to be on the table. Imran Khan will not sit on a table where there is 9th में. नहीं, but the question is what will you do with 9th? Okay, 9th में is on the table. नहीं, is Cypher on the table or not? नहीं, देखो ना, एक तलत मेरा ख्याल है ब्रॉड जो बात है, जो रियलिटी है वो ये है, अभी तुम खुद ही कह रहे थे ना कि जो जिस तरह इन्होंने इन चीजों को हैंडल किया, राना सनाउल्लाह ने क्या कहा 4 दिन पहले? क्या कहा उन्होंने? कहा ये जो 3 केसेस किए हैं आखिर में, इद्दत का और साइफर का और तीसरा कौन सा, तोशा खाना का, उन्होंने कहा मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं और मैं देख रहा हूं कि कहीं भी इट कांट स्टैंड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये केसेस इसलिए कि हमारे खिलाफ इतने वोट्स डले। सुना है ना तुमने? नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एग्री विद दिस। एक जुमला बता दो। बताओ। राणा साहब अगर जीत जाते ना फैसलाबाद से, ये स्टेटमेंट ना देते। नहीं, मेरा मतलब यार, मेरा मतलब बट वी ऑल एग्री, दे आर ऑल मैड, वी ऑल एग्री कि जितनी एग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन माशाल्लाह एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों ने इमरान खान की चलाई है इन इंतखाबात में, किस इमरान खान को तो उस कैंपेन की जरूरत ही नहीं है। वैसे उसे कैंपेन की भी नहीं करने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि ये फैसले कैंपेन कर रहे थे। फिर मुझे बताओ कि फिर ये कितनी ब्रिलियंस किसकी है? तो कौन बैठा इधर चौधराहट कौन करेगा? इस ब्रिलियंस में मुझे तुम समझाओ कि चौधरी कौन है? फिर तो वो कोई चौधरी नहीं है जो सारे टेबल के गिर्द बैठ गए हैं। तो मुझे आप बता दो, तो 9th में टेबल के ऊपर है, साइफर टेबल के ऊपर है, क्या मीर जाफर मीर सादक टेबल के ऊपर है? जेन्युइन रिकंसिलिएशन के लिए हर चीज टेबल पे होनी है। हज़रत तलत हुसैन है, प्रोग्राम हम ईद का करें। हाँ जी तलत, अब देखो ना, पिछले तो सेगमेंट में मेरे से सारी बातें कहलवाई। अब मुझे बताओ कि विद इन ऑल योर विजडम एंड योर ओपिनियन अब करना क्या?
देखें, आपको फंडामेंटल फैसले यही करने हैं कि रिकन्सिलिएशन जब आपने करनी है तो उसका प्रोसेस आपने कब स्टार्ट करना है। क्या आपने मजीद बिगाड़ पर पैदा करने के बाद रिकन्सिलिएशन स्टार्ट करना, तो वो एक सेट ऑफ बास्केट को आपने पहले आइडेंटिफाई करना कि रिकन्सिलिएशन इज द पाथ फॉरवर्ड। अगर आपका ख्याल है कि इमरान खान इज एन इरिकन्साइलेबल फैक्टर इन नेशनल पॉलिटिक्स, तो फिर आपको अगला सवाल तलाश करना कि इमरान खान का आपने क्या करना है। ये दो सवाल जब तक इसका आप आंसर नहीं देंगे ना, आपकी पॉलिसी क्लैरिटी नहीं आएगी। इमरान खान के लिए इन दोनों सवालों के जवाब बड़े आसान हो जाएंगे। इमरान खान तो आराम से आके उस टेबल के ऊपर बैठ जाएगा जिसका हम तज़किरा कर रहे हैं। इमरान खान उस टेबल के ऊपर बैठेगा क्योंकि उसको पता है यूं ही उस टेबल के ऊपर बैठेगा उसके इर्द गिर्द जितने बंदे बैठे होंगे वो सारे फारिग हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान की मौजूदगी और इमरान खान के साथ नेगोशिएशन का मतलब है कि उन्होंने इमरान खान को एज अ लेजिटिमेट पॉलिटिकल एक्टर तस्लीम कर लिया। इमरान खान सब कुछ कंसीड कर देगा। वो उनसे आप जो बात मनवाना चाहे उस वक्त वो टेबल पर कंसीड कर देगा, क्योंकि वो टेबल को देख नहीं रहा, वो फिर अगले 3 साल के बाद देख रहा है। उनको पता है कि मैं टेबल पर बैठ के मैंने नवाज शरीफ और जरदारी साहब को तो इतना फारिग नहीं किया, कोई जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो ने थोड़ी सी स्पेस रखी है, नवाज शरीफ को तो फारिग कर दिया। फौज का जो नुमाइंदा है जब रिटायर होगा मैं इनसे उसके बाद देखूंगा कि मैं तो लॉन्ग टर्म खेल रहा हूँ। उसके बाद ही विल गो ऑन टू हिज ट्विटर एंड देन ही हैज अ सोशल मीडिया स्क्वाड। फिर वो एक नैरेटिव डेवलप करेगा कि मैं जीत गया हूँ, हक की फतह हो गई है, शुक्राने के नफल अदा करो, मैं प्रेयर लीड करता हूँ। और फिर अगर वहां से ट्रम्प जीता हुआ है, वो ट्रम्प से एंडोर्समेंट करवाएगा। नहीं, उनका ख्याल है कि उनका रिपब्लिकन के साथ वो ट्रम्प का ये कनेक्शन है ना, क्योंकि इमरान को बाइडेन ने कॉल नहीं की ना, तो बाइडेन और इमरान के तल्लुकात ठीक नहीं है। बट ट्रम्प कुछ बोला है इमरान के बारे में इन द लास्ट फ्यू वीक्स, या ये ऐसी प्रोपेगेंडा है? लेकिन उनका ख्याल है कि दे हैव अ गुड थिंग गोइंग विद द रिपब्लिकन्स। हाँ, वो तो हाँ। अच्छा, उसके बाद बरतानिया से फॉरेन एंडोर्समेंट आ जाएगी। बरतानिया आपको पता है माशाल्लाह बहुत ज्यादा जाए। जब बरतानिया और अमेरिका से एंडोर्समेंट आएगी तो फिर ब्रसल्स से भी कुछ थोड़ी सी एंडोर्समेंट आ जाएगी, क्योंकि उनको नजर आएगा। हालांकि ब्रसल्स वगैरह नोबडी राइट नाउ इज एट ऑल इन्वॉल्वड एंड इंटरेस्टेड वगैरह नहीं है, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर काफी है। तो जब उन्हें देखना है कि इन्होंने टेबल बिछा लिया, इमरान खान को इंडोर्स कर दिया है, तो साड़ी केड़ी उसने लड़ाई हैगी, असी भी गल कर लेने। सो यू हैव अ न्यू रिसर्जेंस ऑफ इमरान खान। ये ज़रा अगर मैं और आप तो ज़्यादा तौर पर ईद के प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट भी डिस्कस कर रही होगी। तो अगला सवाल ये है कि आर यू गोइंग टू गो दैट पाथ और नॉट। तो मुझे लगता है कि फायर फाइटिंग चलेगी। नोबडी वांट्स टू थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म, क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अंदर ये सवाल है जो किसी को पसंद नहीं है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये कोई सवाल देखेगा। हाँ, मतलब कह रहे फायर फाइटिंग चलेगी इंशाल्लाह ताला। बकरी ते भी ऐसी इस तरह कर रहे होंगे। अच्छा, ये बताओ, ये जो शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह की पार्टी, उसका क्या तुम्हें लगता है? कौन सी पार्टी? तो कर दिया ना उन्होंने। नहीं, बट द पॉइंट रियली इज की पार्टी बननी अच्छी बात है। वो पार्टी की बेस कहाँ पे है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें खुद बताते रहे हैं कि उनके हल्के के अंदर उनके वोट में नवाज शरीफ का वोट ऐड होता था जिससे वो जीतते होते थे। इस वजह से वो नवाज शरीफ के साथ थे। ज़ाहिर पुरानी एसोसिएशन भी है। अब देखना ही होगा कि नवाज शरीफ का वोट अगरचे जितवाता नहीं है, बाद लोगों को जितवा भी देता, लेकिन हर जगह पे नहीं जितवाता, लेकिन उनका वोट है और इमरान खान का वोट है। तो बीच में शायद खाकान अब्बासी ने फिर अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो उसका वोट बैंक किधर है? तो मुझे इससे तो गरज नहीं है कि आपका कितना अच्छा है, आपकी अप्रोच क्या है, कितनी अच्छी है, आपके फाउंडिंग पेपर्स क्या हैं। आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट। इफ यू हैव टू बी अ वायबल पॉलिटिकल पार्टी, जो लोग उसके ऊपर खड़े हैं, वेयर इज योर पॉलिटिकल बेस, हु विल बी वोटिंग फॉर यू? और आप क्या ऐसी चीज कह सकते हैं नसीम जो इमरान खान नहीं कह रहा, या फजल रहमान नहीं कह रहा, या नवाज शरीफ नहीं कह रहा है, पीपल्स पार्टी नहीं कह रही है? व्हाट इज इट दैट यू मार्केटिंग? तो गुड लक टू देम। लेकिन अपने हमने पता नहीं कितनी पार्टियां बनते और बिगड़ते हुए नहीं। और मैं तो जब देखती हूँ कि इमरान खान की पार्टी, देखो इमरान खान और बहरहाल इमरान खान, लेकिन उसको जब तक, मतलब आई वॉज इन द पार्टी इन द बिगनिंग, जब तक धक्का नहीं पिटा इस्टेब्लिशमेंट का, जब तक तो इमरान खान हुकूमत की तरफ तो नहीं आ सकता था। तो शायद खाकान अब्बासी वगैरह जो हैं, देखो अपने भी तो गुण होने चाहिए ना। देखें, नवाज शरीफ और इमरान खान के पास वोट बैंक है जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोतबर हो जाते हैं। तो जब तक आपने वोट बैंक नहीं एस्टेब्लिश किया ना, तो यहाँ पे तो एस्टेब्लिशमेंट देती है हिस्सा बकदरे जुस्सा। बिल्कुल। तो जुस्सा अगर आपके पास नहीं है ही नहीं, तो हिस्सा कितने मिलना? फिर क्या होगा? चलो तलत, थैंक यू सो मच। एनी लास्ट पार्टिंग वर्ड्स? No, I think I'm sorry अगर ये बहुत ज़्यादा सिनिकल आपको लगे, लेकिन ये ऑनेस्ट ट्रूथ हम आपको बता रहे हैं। नहीं, क्यों? तो हमने आपको ये बताया कि हम तो जब तक आपने सवाल टैकल नहीं किए ना, तो फिर हम ऐसे ही प्रोग्राम करते रहेंगे। ऐसे ही करते।
थैंक यू तलत। प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद मुबारक।